अगर आपने चैप्टर 4 कर लिया तो समझो कि आधी केमिस्ट्री आपकी 11th क्लास की कंप्लीट हो चुकी है। बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, हर एक चीज को समझना है और ये मान के चलो कि ये सिर्फ 11th में काम नहीं आएगा, ये आपका फर्दर 12th क्लास में भी ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो जितना भी टेक्निकल टर्म है, जितना भी थियोरेटिकल है, कॉन्सेप्ट है, वो सारा कुछ मैं आपको इस चैप्टर में समझाने वाला हूँ। बस ये चैप्टर इतना बड़ा होगा कि इसको एक वीडियो में समझाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं पार्ट वाइज इस चैप्टर को आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग करने क्या क्या है, तो सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आज हम लोग एक तो ये जानेंगे कि कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दूसरा चीज हम लोग क्या जानेंगे, दूसरा चीज हम लोग जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। और तीसरा चीज जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। तो आज के वीडियो में ये 3 टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूं। शुरुआत करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूं कि अगर आप कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हो तो कॉपी कलम लेकर बैठो। मैं गारंटी के साथ बताता हूं कि आपका जो नोट्स बनने वाले हैं, जो आप मैं लिखता जाऊंगा उसको आप कॉपी करते जाओगे, वो द बेस्ट नोट होंगे और एग्जाम में इससे बाहर आ जाए ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसीलिए आपको कॉपी कलम लेकर बैठना है, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ समझ कर यहाँ पर आपको लिखते जाना है। अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा तो आपको कमेंट में लिखना है, मैं उस डाउट को 100% क्लियर करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। सबसे पहले केमिकल कॉम्बिनेशन तो आपको पता होगा क्या कहलाता है, केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहली बात आप इस चीज को समझिएगा कि केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है। बेसिकली केमिकल कॉम्बिनेशन जो है ये केमिकल बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज को करता है, केमिकल बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब ये केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, तो केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है कि जब दो या इसे लिखेंगे 2 और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइंड, जब 2 या 2 से ज्यादा एटम और मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। अब क्वेश्चन आपका ये आएगा कि आखिर 2 या 2 से ज्यादा एटम और मॉलिक्यूल क्यों कंबाइंड करेंगे। तो बच्चे लोग इसके पीछे जो है मेन कारण है वो चीज आपको मैं समझाता हूं। तो यहां पर आप हेडिंग दे दीजिएगा कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आखिर क्या कारण है केमिकल बॉन्ड होने के, तो केमिकल बॉन्डेड बनाने के पीछे का जो मेन कारण है आप तो पढ़े होंगे कि ऑल स्पेसीज वांट स्टेबिलिटी। ये तो आप पढ़े होंगे कि जितने भी स्पेसीज हैं वो सबके सब क्या चाहते हैं भाई, स्टेबिलिटी चाहते हैं। और ये स्टेबिलिटी कैसे आ सकता है, तो ये स्टेबिलिटी आ सकता है टू कंप्लीट ऑक्टेट, और नहीं तो फिर और ड्यूप्लेट। अभी आप सोचोगे ये ऑक्टेट और ड्यूप्लेट क्या होता है, तो देखो नॉर्मली क्या होता है, जितना भी एटम है वो एटम सबके सब क्या करता है, अपने ऑक्टेट को पूरा करता है। अगर मैं यहाँ पर बना दूं एक छोटा सा ऑक्सीजन अगर ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन के पास टोटल कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन आपका 8 हो गया, और इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन भी 8 है। अगर मैं ऑक्सीजन को लेता हूं तो सबसे अंदर का जो ऑर्बिट है इसके अंदर आपको दो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और इसके बाहर वाले में आपका कितना मिलेगा, 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। और ये क्या चाहेगा, ये अपना ऑक्टेट को पूरा करना चाहेगा। इसका मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और इसी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत को पूरा करने के लिए क्या करता है, केमिकल बॉन्डिंग बनाता है। तो आप समझ गए होगे केमिकल बॉन्डिंग बनाने के पीछे का क्या कारण है। तो जितने भी स्पेसीज है या तो ड्यूप्लेट पूरा करेगा,
अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, ये हमेशा ड्यूप्लेट पूरा करते हैं, और बाकी जो है वो क्या करता है, ऑक्टेट पूरा करता है। तो दिस इज द मेन रीजन फॉर द केमिकल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर हम लोग को ये भी पता है कि ऑर्बिट का अपना एनर्जी भी होता है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि अगर मोर एनर्जी होगा, आप ये भी लिख लेना, मोर एनर्जी, इसका मतलब है कि लेस स्टेबिलिटी। अगर किसी भी ऑर्बिट में ज़्यादा एनर्जी होगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम होगा। और लेस एनर्जी होगा, इसका मतलब मोर स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, अब इस चीज को समझोगे कैसे? तो मान लो कि दो आदमी, दो बच्चा है ना, ये बच्चा है और ये भी एक बच्चा है। ठीक है, ये दो बच्चे हैं। मान लो इसके पास मोर एनर्जी है, सपोज इसके पास एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, और इस वाले के पास लेस एनर्जी है। अब बताना कि जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा वो देखोगे क्या कि कभी यहाँ पहुँच जाएगा, कभी यहाँ पहुँच जाएगा, कभी उछल कर यहाँ चला जाएगा, कभी उछल कर यहाँ चले जाएगा। इसका मतलब कि इसके पास स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी इसके पास नहीं होगा, स्टेबिलिटी इसके पास नहीं होगा। अगर हम लेस एनर्जी वाले की बात करते हैं तो इसके पास तो एनर्जी है ही नहीं। जब एनर्जी नहीं है तो ये जहाँ जाएगा वहीं पर सो जाएगा या वहीं बैठ जाएगा, ये इधर उधर भटकना नहीं चाहेगा। इसका मतलब क्या निकला कि जब लेस एनर्जी है, इसका मतलब ये जहां पर भी है वहां पर स्टेबल होगा, और इस हिसाब से इसके अंदर स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो आप समझ गए होंगे, मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी और लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। चलिए अब हम केमिकल बॉन्ड में देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड कितने तरह का हो सकता है। तो केमिकल बॉन्ड कितने तरह का हो सकता है, आप बचपन में पढ़े भी होंगे। बचपन मतलब भाई 8, 9, 10। केमिकल बॉन्ड जो है वो कितने तरह का हो सकता है। तो केमिकल बॉन्ड जो है होने का तो कई तरह का हो सकता है, पर इसको हम कैटेगराइज किए हैं। एक हो गया इंटर एटॉमिक, एक क्या हो गया, इंटर एटॉमिक, और दूसरा हो गया इंटर मॉलिक्यूलर। अब इंटर एटॉमिक में कौन कौन सा आता है और इंटर मॉलिक्यूलर में कौन कौन सा आता है, ये भी हम लोग लिख लेते हैं। तो जब भी बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स, जब भी बॉन्ड एटम के बीच में होगा तो उसको हम लोग इंटर एटॉमिक कहेंगे। और दूसरे केस में जब भी बॉन्ड मॉलिक्यूलर के बीच में होगा, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय मॉलिक्यूल्स, तो जब भी मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर कहेंगे। तो आप तो ये सोच रहे होगे कि मॉलिक्यूलर वाला तो पढ़े नहीं है, तो नहीं पढ़े हो तो आप पढ़ लोगे, ठीक है ना, मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा। तो इंटर एटॉमिक में कौन कौन सा बॉन्ड आ सकता है, तो इसमें आता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड ये आपका कैसा बॉन्ड है, इंटर एटॉमिक। दूसरा आता है आपका आयोनिक बॉन्ड, ये तो आप पढ़े हुए हो ये सब, आयोनिक बॉन्ड, ये भी आपका क्या है, इंटर एटॉमिक है। तीसरा आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप लोग जो है 10th क्लास तक यहीं पढ़े होंगे, कोवैलेंट, आयोनिक और कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट भी बहुत कम, रेयर केस में कोई बता दे तो बता दे, पर ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आप लोग को नहीं बताया जाता है। इसके अलावा और आता है आपका मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। तो ये सबके सब क्या हो गए, इंटर एटॉमिक बॉन्ड हो गए। तो इंटर मॉलिक्यूलर में कौन सा आएगा भाई, तो इंटर मॉलिक्यूलर में आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब ये मत समझ लेना H2, ये बता देता हूँ, H2 से मतलब नहीं है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा आता है वैंडर वाल फोर्स, वैंडर वाल फोर्स। तो अभी तो मैंने ऐसा आपको कुछ खास नहीं बताया, अभी मैंने आपको बस ये बताया कि केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, और केमिकल बॉन्ड कितने तरह का हो सकता है, तो इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर। अभी तक आपसे जो भी कोई भी पूछता केमिकल बॉन्ड कितने तरह का होता है तो आप यही नाम बताते थे, है ना,
ये 3 तरह का, पर ये 3 तरह का नहीं है, 10th क्लास तक आप पढ़ते थे, लेकिन 11th में आपका क्या हो गया, इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर। अब हम यहाँ से चलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड समझेंगे, आयोनिक बॉन्ड समझेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझेंगे, और धीरे धीरे करके एक एक बॉन्ड को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बनाते चलिएगा, समझ में नहीं आए तो कमेंट में आप पूछना भी है आपको, है ना। चलिए अब अगला हम लोग पढ़ते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते किसको है। कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं किसको है, तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। देखो है तो बहुत सिंपल, लेकिन हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इसमें गलती कर देते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड जब भी बनता है तो दैट इज बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से कोवैलेंट का फॉर्मेशन होता है। दूसरा चीज क्या है, तो जनरली बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, ये जब भी बनाता है तो हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं, जैसे हाइड्रोजन बनाया H2, ये आपका क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। यहाँ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दोनों शेयर कर, दोनों के पास एक एक है। अब ये क्या कर रहा है, इस तरह से शेयर कर रहा है, ये भी अपना डिप्लेट पूरा किया, ये भी अपना डिप्लेट पूरा किया। उसी तरह से आपका HCl, देखो ये भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल। हाइड्रोजन अपना क्या पूरा करेगा, डिप्लेट पूरा करेगा। क्लोरीन अपना क्या पूरा करेगा, क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 8 चाहिए, तो ये देखो 8 मिल गया। और हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो ये आपका क्या हो गया, 2 हो गया। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है हमेशा क्या होता है, शेयर करता है। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ ना, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाले हाइड्रोजन का। तो जब कभी भी शेयर होगा इलेक्ट्रॉन का तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। नॉर्मली कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो आपका वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो वेरी लो होता है। हम इसके बॉन्ड इजिली डिजोल्व हो सकता है ना, इजिली डिजोल्व हो सकता है। तो ये सारे चीज जो है कोवैलेंट बॉन्ड में आपको मिल सकता है। इसके बॉन्ड को आप इजिली यहाँ से तोड़ सकते हो। तो कोवैलेंट बॉन्ड समझ गए होंगे। अब कोवैलेंट बॉन्ड कितने तरह का हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कितने तरह का हो सकते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह का हो सकता है। पहला सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा सिंगल, पहले मैं समझा देता हूं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। देखो जब कभी भी एक लाइन का शेयरिंग होगा, एक लाइन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, उसी तरह से आप लोगे H और Cl, तो ये सब के सब क्या है, दैट इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का शेयर हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब कभी भी एक लाइन आपको 2 एटम के बीच में मिले, इसका मतलब कि वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हुआ। दूसरा होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब डबल है, इसका मतलब बीच में डबल लाइन होगा, मतलब ऐसा एटम जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इसका मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड हुआ, मैं इसको दिखा देता हूँ। ऑक्सीजन के पास टोटल 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो ये भी ऑक्सीजन, इसके पास भी कितना होगा, 6 होगा। अब ये क्या करेगा, ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, तो ये देखो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया ना, और ये भी अपना ऑक्टेट पूरा करेगा तो यहाँ से। तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा आता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रिपल है, मतलब कि 3 की बात करी जा रही है। जैसे कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं, तो 2 1 2 3, नाइट्रोजन 2 और 1 2 3।
तो ये देखो ये आपका शेयर कर रहा है और इस तरह से आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड ये बनाता है। तो हम लोग तीनों पढ़ लिए, कौन कौन सा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोरीन, डबल कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपका बॉन्ड आता है। तो ये चीज आप ऑलरेडी जानते होंगे। अब हम बात करेंगे आयोनिक बॉन्ड की। आयोनिक बॉन्ड, अब नाम ही है यहाँ पर आयंस। आयंस क्या होते हैं भाई? आयंस का मतलब होता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज। तो जब कभी भी चार्ज का कंट्रीब्यूशन होगा तो उसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो इसके बारे में आप लिख लीजिएगा कि जो आयोनिक बॉन्ड होता है दैट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। यहां पर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है ना? एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। इसके अलावा क्या होता है? वाटर में ये जो है, वाटर में, वाटर इन वाटर इजिली डिजोल्व हो जाता है, पानी में आसानी से डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये सब आपका क्या है? आयोनिक बॉन्ड है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे समझे हम लोग? तो देखो यहाँ पर पहले वाले में तो क्या था? शेयर होता था इलेक्ट्रॉन का। इस वाले में शेयर नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सोडियम लेते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281 होगा। उसी तरह से क्लोरीन अगर हम लोग लेते हैं तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है और इसका क्या हो जाएगा? 287 हो जाएगा। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को हटाना है और इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसका मतलब ये क्या करता है? ये जो सोडियम है, ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? क्लोरीन को दे देता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा तो सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज 11 रहेगा और नेगेटिव चार्ज 10 रहेगा। इसका मतलब सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेने के कारण क्या आ गया? माइनस चार्ज आ गया। और इस तरह से Na प्लस और Cl माइनस दोनों मिलकर बनाएगा NaCl। तो ये आपका क्या हो गया? आयोनिक बॉन्ड हो गया। यहां पर भी आप जहां देख लीजिएगा, आयनिक बॉन्ड जो बनाता है, आयनिक बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म्ड बाय मेटल एंड नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड जब भी बनाया जाता है तो मेटल और नॉन मेटल के साथ बनाता है। आप कोई सा भी मेटल ले लो, Ca प्लस O2 बनाएगा CaO। तो ये भी क्या हो गया? ये आयनिक हो गया क्योंकि ये आपका मेटल है और ये आपका क्या है? ये आपका नॉन मेटल है। तो इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, मेटल और नॉन मेटल जब भी होगा H प्लस O2, अरे नहीं भाई, H2 प्लस O2 क्या बनाया? H2O। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है? H के ऊपर प्लस चार्ज है, O के ऊपर माइनस चार्ज है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपका नॉन मेटल है, ये भी आपका नॉन मेटल है। इसका मतलब ये आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता है। आयनिक बॉन्ड के लिए हमेशा मेटल और साथ में नॉन मेटल का होना जरूरी है। यहां तक समझ गए होंगे? अगला हम लोग का जो टॉपिक आता है भाई, वो आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो नॉर्मली बच्चे लोग 10th क्लास तक तो नहीं ही समझते हैं। 10th क्लास तक आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नहीं समझते और है भी नहीं तो आप समझोगे कैसे? इसलिए यहाँ पर ध्यान देना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। हम लिख सकते हैं कि दिस इज स्पेशल टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है जिसमें आपका क्या होता है? जिसमें आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? फर्क बस यही है कि अगर दो स्पेसीस है ए और बी, दोनों अलग अलग स्पेसीस अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो एक ही स्पेसीस अपने इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, दूसरा इसके साथ शेयर नहीं करता है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता था कि दोनों स्पेसीस एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता था, पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों स्पेसीस एक साथ इलेक्ट्रॉन का शेयर नहीं करता है, कोई एक ही इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? शेयरिंग करता है। जो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग कहेंगे
और जो डोनेट करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डोनर एटम। तो यहाँ पर एक एक्सेप्ट करता है और दूसरा क्या करता है, डोनेट करता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये कैसे फॉर्म होता है। आप इसको समझिएगा एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए लोन पेयर का होना जरूरी है। अब आप सोच रहे हो ये लोन पेयर क्या आ गया, तो देखो दो तरह का इलेक्ट्रॉन बन सकता है, एक लोन पेयर और दूसरा बॉन्ड पेयर। पेयर तो आप समझ रहे हो कि पेयर क्या होता है। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या है, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना, तो ये आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, है ना, ये तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को कहते हैं हम लोग बॉन्ड पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन साइड में है, किसी तरह का रिलेशन फॉर्म नहीं कर रहा है, इन सारे को हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर भी देखो इस एटम के पास दो लोन पेयर है और इस वाले के पास भी दो लोन पेयर है। तो यहाँ पर क्या है कि हमेशा जो कंडीशन होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए कंडीशन होता है, उसमें जो डोनर एटम है, जो डोनर एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट शुड बी कंप्लीटेड। जो डोनर है, डोनर की बात मैं करूं, मान लो ये डोनर है, तो इसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। और इसके साथ साथ एज वेल एज एटलीस्ट वन लोन पेयर भी होना चाहिए। जब तक ये चीज नहीं होगा तब तक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्या बताया मैंने, एक तो उसका ऑक्टेट, जैसे मान लो कि ये है तो इसका ऑक्टेट भी पूरा होना चाहिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बिना इलेक्ट्रॉन लिए हुए, और इसके पास लोन पेयर भी होना चाहिए, तभी जाकर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, अदरवाइज ये नहीं कर सकता है। दूसरा चीज जो एक्सेप्टर होगा, एक्सेप्टर शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल। अरे वैकेंट होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन को लेगा, वैकेंट ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन को कैसे लेगा। तो जो एक्सेप्टर होगा उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी जाकर वो आपका क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। अब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझना कि आखिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे, आप एग्जाम्पल से समझ जाओगे। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ H3O प्लस, H3O प्लस। अगर मैं इसको देखूं तो ऑक्सीजन इसका सेंट्रल एटम हो गया O, इधर से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर से और एक हाइड्रोजन आपका इधर से, ये H प्लस है, ठीक है ना। अब समझना कि ऑक्सीजन के ऑक्टेट तो पूरा होना चाहिए, जब तक ऑक्टेट पूरा नहीं होगा तब तक ऑक्सीजन जो है आपका कभी भी, ये बॉन्ड जो है कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं हो सकता। तो मैं इसका ऑक्टेट को पूरा करता हूँ, तो ये देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन, ये रहा दो 4 इलेक्ट्रॉन, ये रहा दो 6 इलेक्ट्रॉन। अब बताना इसका ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो यहाँ और ये यहाँ, तो इसका तो ऑक्टेट पूरा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 और एक 8। लेकिन इस वाले हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा। अब ये क्या करता है, हाइड्रोजन को डुप्लेट पूरा नहीं हो रहा, तो ये क्या करता है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, इस दो इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को शेयर करता है, दे देता है, लेता नहीं है, सिर्फ क्या कर देता है, इसको तो जरूरत ही नहीं है तो लेगा क्यों, तो दे देता है। इससे क्या हो गया, इसका ऑक्टेट भी पूरा रहा और इसका ड्यूप्लेट पूरा हो जाता है। ये समझ में आया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट भी पूरा हो जाता है। तो लिखने को तुम ऐसे भी लिख सकते हैं कि OH H और इस तरह से H, इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि ये आपका क्या बना दिया, कोऑर्डिनेट। नॉर्मली ये जो एरो साइन है, यही एरो साइन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, किसी किसी जगह आपको ऐसा मिलेगा, पर ये जो तरीका है ये आपका पुराना तरीका, पहले ऐसे लिखा जाता था। लेटेस्ट में क्या हो गया है कि जब कभी भी आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाइए तो यहाँ देखिए H H
और ये भी आप ऐसे कीजिए H, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए और बाकी को न्यूट्रल छोड़ दीजिए। मॉडर्न केमिस्ट्री में आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इसी तरह से दिखाया जाता है। जहां भी इस तरह का आपको नजर आए, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखा रहा है। तो उम्मीद करते हैं बच्चे लोग आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ गए होंगे। एक दो एग्जाम्पल और मैं करा देता हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। एग्जाम्पल ले लेता हूं NH4। तो जहां तक आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो मैं लिख सकता हूं NH और H, 6 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का हुआ, और ये आपका ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो आप समझ गए होंगे। नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया ना, 2 2 4 2 6 और 2 8। और इधर से मैं क्या कर दिया, एक और हाइड्रोजन को जोड़ दिया। अब यहां देखो हाइड्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, H प्लस है, इसका मतलब क्या है, ये वैकेंट है, H प्लस है, मतलब वैसे भी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। H अगर लिखता हूं तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और अगर H प्लस लिखता हूं तो इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर इसको डुप्लेट पूरा करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इस तरह से ये ऑक्टेट तो पूरा कर लिया। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को जब ये देगा तो इस तरह से इसका ड्यूप्लेट भी पूरा हो जाएगा, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है। वर्ड से हम क्या करेंगे, इसको नाइट्रोजन लिखेंगे, H और H किए, और N के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे और इधर एक H जोड़ देंगे, और ये हमारा NH4 का बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो आपको ये कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। कुछ घर में प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको दे देता हूँ, जो आप घर पे प्रैक्टिस करना। NH3BF3, इसका आपका घर पे प्रैक्टिस करना। ये भी आपका क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और जब बन जाए तो कमेंट में ज़रूर मेरे को बताना। चलिए, इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और मैं फिर से एक बार आपसे अपील करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए, जिससे कि आपका नंबर अच्छा हो सके। नॉर्मली हम लोग पहले लाइव क्लास कर रहे थे, लेकिन किसी इशू के कारण आजकल लाइव क्लास नहीं कर पा रहा हूँ, पर बहुत जल्दी लाइव क्लास के लिए मैं आप लोगों के लिए आने वाला हूँ। चलिए, थैंक यू।